मेरे अहले वतन, एक शेर है कि गुंचे गुंचे हमारे दिल के, गुंचे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। गुंचे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। गुंचे हमारे दिल के इसी बाग में खिलेंगे। जिस खाक से उठे हैं उस खाक में मिलेंगे। जिस खाक से उठे हैं उस खाक में मिलेंगे। आइए हम और आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हालात ज़िंदगी और उनके मुल्क आज़ादी के कारनामों को पेश करने से कबल उनकी शख्सियत के मुतल्लिक अल्लामा इकबाल का एक शेर आपके हवाले करना मुनासिब समझता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। 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 बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नेताजी की पैदाइश 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुई थी। उनके वालिद एक सरकारी वकील थे। नेताजी की तालीम कलकत्ता से लेकर विलायत तक मुकम्मल हुई। उनके वालिद एक वकील से बैरिस्टर के पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अजीम रईस और कद्र याफ्ता ख़ानदान की वजह से उनके घरों के सोच और फिक्र बहुत ऊंचा था। वो एक हाई क्वालिफिकेशन और अजीम तालीम याफ्ता डिग्री वाले शख्सियत होने के बावजूद गरीबों, लाचारों, मोहताजों और उनकी हमदर्दी और उनसे रखते थे। उन लोगों से जो बहुत मोहताज और लाचार थे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हमदर्दी थी। कहा जाता है कि वो एक इब्तदाई दौरे तालीम के दरमियान अपने एक गरीब फ़कीनी को अपने स्कूल के खर्च से बचाकर उसको मदद किया करते थे। इस तरह के लोगों को देखकर वो बहुत गमगीन और उदास रहा करते थे। इन सभी बातों से ये बात रोज रोशन की तरह आया हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही दर्द और तकलीफ़ के खसूसियात को महसूस कर रहे थे। एक बेहतरीन रहम दिल व मददगार इंसान ही बेहतरीन रहनुमा होता है। नेताजी बचपन ही से अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को देखते आ रहे थे। कभी मज़दूरों पर जुल्म सितम तो कभी किसानों पर बर्बरियत व अत्याचार, तो कभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ उस्ताज़ा के ज़रिया तुलबा व तालबात पर जुल्म सितम, यानी अंग्रेज़ किसी भी दायरे से हिंदुस्तानियों पर शोषण किया करते थे और अपने हुकूमत के तासुरात को हमेशा इजहार करते थे और हर तरफ हर डिपार्टमेंट में अपने बर्बरियत और हुकूमत होने का एहसास दिलाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल में ये सब देखते हुए एक शोला सा सुलग रहा था। लेकिन नेताजी के ख़ानदान वालों का ख्वाहिश था कि वो सिविल सर्विस ऑफिसर्स बने। लिहाजा वो अपने मेहनत, लगन
और मुसलसल जद्दोजहद से 1930 में पूरे मुल्क में सिविल सर्विस में चाहरम यानी 4th पोजीशन हासिल किए। उनकी जहानत पर अंग्रेज भी ताज्जुब कर रहे थे, क्योंकि सिविल सर्विस में उस वक्त सिर्फ अंग्रेजी ICS के नौकरी में हिस्सा लिया करते थे। नतीजा के तौर पर आदत में ये शुमार था कि वो किसी भी काम करने के लिए अकेले ही खड़े हो जाते थे। लिहाजा उसके मुतल्लिक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बंगला शेर कहा है कि एकला चलो रे, एकला चलो रे, जिसका उर्दू तर्जुमा कैसर शमीम ने किया था कि तेरी पुकार सुनकर जब कोई न आए तन्हा चल, तेरी पुकार सुनकर जब कोई न आए तन्हा चल, तन्हा चल भाई 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 तन्हा चल। नेताजी के दिल में आग के शोले सुलग ही रहे थे। उनका दिल बहुत बेकरार रहता था। अंग्रेज़ों के जुल्म बर्बरियत और उनके फितनों से तंग आकर नेताजी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाब बर्पा कर दिया। उसी दरमियान में जालियानवाला बाग के हादसा से उनके गुस्से और इनकलाब में घी का काम किया और मन ही मन में कसम खाकर चुके थे कि वो अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगा कर रहेंगे, और उन्होंने अपने ICS की नौकरी को ठुकरा दिया और उन्होंने एक अजीम इनकलाबी रहनुमा बनकर मुल्क के आज़ादी के मतवालों और मुजाहिदीन आज़ादी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। चूँकि उनकी सोच और फिक्र और लीडरों से सोच और फिक्र और जात पात और भेदभाव से बिल्कुल अलग थी। उनके दिल में सिर्फ अंग्रेज़ के खिलाफ दुश्मनी पेवस्त हो चुके थे, इसलिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुस्तान की सारी कौमों को एक साथ रखना चाहते थे और अपने मकसद में कामयाब भी हुए और सभी मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने जान और माल से मदद करने लगे और वो अपने मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए गांधी जी के कांग्रेस में शामिल हुए और सदर के वहदे पर फाइज हुए। लेकिन गांधी जी अदम तशद्दुद पर यकीन नहीं गांधी जी के अदम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते थे। आखिर वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। एक शेर है कि खुद मिट के बेनकाब किया पर्दे हयात, खुद मिट के बेनकाब किया पर्दे हयात, तस्वीर ज़िंदगी का तो अक्कासी हो गया, तस्वीर ज़िंदगी का तो अक्कासी हो गया। अपने इरादे को पुख्ता और मजबूत बनाने के लिए नेताजी ने जर्मनी, रूस और जापान की मदद से कौमी फ़ौज कायम किए। अंग्रेज़ों के मुकाबले में खड़ा होना चाहते थे, लिहाजा अपने मकसद को मुस्तहकम बनाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ एक अलग पार्टी की बुनियाद डाली। एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की बुनियाद डाली। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो उनकी सरगर्मियां तेज़ हो गई। 1940 में अंग्रेज़ों ने नेताजी को गिरफ्तार करके उनके घर में नज़रबंद कर दिया। वो किसी तरह अपने घर से निकलकर अपने भेष को बदलकर अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से इटली होते हुए जर्मन पहुंच गए और वहां जर्मन में हिटलर की हुकूमत थी। हमारे नेताजी को हिटलर ने खैर मकदम किया। वो वहां से एक पनडुब्बी के ज़रिए सिंगापुर पहुंच गए। उस वक्त जापान का कब्ज़ा सिंगापुर पर था। नेताजी को जापान तहे दिल से उनका साथ दिया। जापान में नेताजी हिंदुस्तानी
इनकलाब के दाता रास बिहारी बोस की तहवील में चले गए और नेताजी रास बिहारी को साथ लेकर आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद अक्टूबर 1943 में डाल दी। उस वक्त आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों की तादाद 40,000 से भी ज़्यादा पहुंच गई थी और वहां से बुनियाद अरे दिबा